हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी कि जो स्टेटमेंट पे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करिए। क्योंकि जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फंसा रहे थे। तो इस कारण से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हर जो क्वेश्चंस हैं उनमें 3 स्टेटमेंट्स होंगी और उसके बाद जो है वो आपको उसके अनुसार अपना उत्तर जो है वो चयन करना पड़ेगा। और इस सीरीज में हम हर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल से करेंगे। और ईच सेट में मैं 30 जो क्वेश्चंस है वो लेके आऊँगा। और ये इस सेट का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप है या फिर मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पे मैसेज करिए। आपको सेट वाइज जो पीडीएफ है उसके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपये। ठीक है, तो फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हमारा जो 31 नंबर का जो सवाल है, 30 तक पहले मैं डिस्कस किया था और ये 31 है। ऐसे ही 100 तक हम ले जाएंगे और फिर से नया सेट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही करके 10 सेट जब कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल जो 1000 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट्स जो है वो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, कुछ किताबें हैं और उनके जो लेखक हैं उन पे सवाल है। तो चलिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है कि रघुथनम के रघुथनम जो है उनकी किताब कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी है। तो के रघुथनम जो है ये सीबीआई के मुख्य जांच अधिकारी थे, जिन्होंने राजीव गांधी जो हत्याकांड है उसकी जांच की थी। और उनकी जो पुस्तक कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी वो उन्हीं की किताब है और इस पर विशेष रूप से चर्चा करती है। तो ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। उसके बाद संजय बारू की किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी जो है वो स्टेटमेंट सही है। ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, उनके मीडिया के सलाहकार थे और इनकी पुस्तक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जो कि मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है और उन पर जो सोनिया गांधी का प्रभाव रहा है, सोनिया गांधी का, उसको चर्चा करती है। और इस पर तो मूवी भी बनी हुई है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो है वो तीसरा जो दिया हुआ है शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के नेता हैं और एक महान लेखक भी हैं। और इनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या शोषण हुआ, उनका बहुत आलोचनात्मक और कड़ात्मक रूप से विश्लेषण जो है वो है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प जो है वो हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, 1 2 3। कुछ और किताबों की बारे में बात करें तो द बॉम्बे प्लान जो है वो किताब लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। संजय बारू है, इनके अदर वर्क में द बॉम्बे प्लान है, द बॉम्बे प्लान है। शशि थरूर के जो है ग्रेट इंडियन नॉवेल, वाई आई एम एन हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, ये सब शशि थरूर की किताब है। एन एरा ऑफ डार्कर और इंडिजेनस इंपायर, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों ही शशि थरूर की है। ठीक है, दोनों ही शशि थरूर की ही किताब है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस और इंडिजिनस इंपायर, तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार जो होता है, उसका जो साइज होता है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बारे में स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये तो सही है, 15% से अधिक नहीं होगी। किसके नहीं होगी? तो विधानसभा की नहीं होगी। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है, ये विधानसभा की कुल संख्या जो होती है ना, मुख्यमंत्री जैसे कैबिनेट बनता है तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। अब इनमें मिनिस्टर जो होंगे ना, वो मिनिस्टरों की नंबर्स ऑफ मिनिस्टर उतने ही होंगे जो कि आपका विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें मुख्यमंत्री इंक्लूडेड है, सीएम इंक्लूडेड है। ऐसे ही जो सेंट्रल लेवल पे होगा तो उसमें प्रधानमंत्री इंक्लूडेड होगा और उससे 15% से ज्यादा कैबिनेट नहीं बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।
ये जो है वो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था कि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 164 का ए जो है, आर्टिकल नंबर 164 का ए जो है वो कहता है, ए भी नहीं, वन का एक लिखो। आर्टिकल नंबर 164 का वन है, उसका ए जो है वो कहता है कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो विधान परिषद की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि किसी राज्य में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वो 12 से कम नहीं हो सकती है। मंत्रियों की, जैसे कई ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं जहां पे 15% पूरा होगा, लेकिन वो 12 से कभी कम नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो छोटे राज्यों में भी शासन चलाने के लिए मंत्रियों को एक निश्चित संख्या होना जरूरी है। इसीलिए अनिवार्य किया गया है कि किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री को इंक्लूड करके, मतलब 11+1, मुख्यमंत्री को इंक्लूड करके 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से सही है। अपवाद के रूप में हम बात करें तो 239 का जो ए है वो बात करता है किसके बारे में? 239 का ए बात करता है एनसीआर के बारे में, दिल्ली के बारे में बात करता है। दिल्ली में जो यह सीमा बताई गई है, दिल्ली लिख लो। दिल्ली में जो ये सीमा बताई गई है, जो साइज बताया गया है वो 10% है, ना कि 15%। दिल्ली में जो सीमा है वो 10% है, 50% नहीं है। इसका उद्देश्य क्या रहा है कि दल बदल जो होता रहता था ना, इस पार्टी से चुनाव लड़ा और उस पार्टी में जाके मंत्री बन गए, मंत्री बनने का लालच दिया गया, तो वो ऐसे डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर होती है। तो इसी दल बदल को, और जंबो कैबिनेट मतलब बहुत बड़ा मंत्रिमंडल ना बन जाए तो उसको जंबो कैबिनेट बोलते हैं, जंबो कैबिनेट। तो उस जंबो कैबिनेट पर अंकुश लगाने की ये जो नियम है वो बनाया गया था। तो यहां से ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? देखो, गंगा नदी जो है वो ऐसे निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा, ये आके ऐसे मिलती है। अब यहां से गंगा नदी ऐसे निकलती है। अब गंगा नदी निकलते हुए ऐसे जाके बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे हुगली ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये हुगली निकल जाती है। अब ये यूके से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है, उसके बाद यूपी जा रही है, देन पटना जा रही है, बिहार जा रही है, पटना बोल रहा हूँ, बिहार जा रही है, बिहार के बाद झारखंड जा रही है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल जा रही है, वेस्ट बंगाल जा रही है। तो ये 5 राज्यों में होकर बहती है गंगा नदी। तो ये ऐसे बह रही है, कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। तो ऐसे जब बह रही है तो इधर वाला जो होगा वो लेफ्ट होगा और इधर वाला जो होगा वो राइट होगा। तो हमसे पूछा रहा है कि लेफ्ट वाला में कौन सी नदी जो है वो इससे आके नहीं मिलती है। कौन सा सवाल है? सही उत्तर की सहायक नदियां है पूछ रहा है कि है। ठीक है बोल रहा है मतलब है। तो लेफ्ट साइड से जो इसकी मिलने वाली नदियां हैं, वो गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलकर पूरब की ओर बहती है, और इसके जो उत्तर उत्तर कहने का मतलब बाएं साइड से जो मिलने वाली नदियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो बाएं साइड से मिलने वाली जो नदियां होती हैं, वो पहला तो रामगंगा लिख लो। रामगंगा है जो कि जिम कॉर्बेट रामगंगा को पार करती है। उसके बाद जो है वो गोमती है, गोमती नदी है। देन गंडक नदी है। अभी एक सवाल एसआई में पूछा गया था कि गंडक नदी जो है वो हाजीपुर में कौन सी नदी आके मिलती है? हाजीपुर में गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? तो वो गंडक नदी मिलती है, ना कि बूढ़ी गंडक मिलती है। सवाल एसआई का पूछा गया था। उसके बाद गंडक हो गया, गंडक के बाद जो है वो बूढ़ी गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, जिसको आप घाघरा बोल लो, घाघरा नदी भी हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, उसके बाद कोसी याद रखो, कोसी नदी, और सबसे लास्ट जो आती है वो महानंदा होता है, महानंदा नदी है। तो ये सब नदियां जो है वो उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर की ओर से आके मिलती है। ठीक है। अब दक्षिण की ओर से जो नदी आके मिलती है, वो दक्षिण की ओर से अमरकंटक से नदियां निकलती है, जिनमें सबसे
अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो वो सोन नदी है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास गंगा में आके मिलती है, तो ये राइट साइड से निकलने वाली नदी हो गई। अब यहीं पे सोन हो गया, यमुना इसी इसमें राइट साइड से मिलने वाली नदी यमुना भी है, जो कि यमुना गंगा यमुना और सरस्वती जो है वो प्रयाग में मिलती है। तो यमुना जो इसकी नदी है, वो एकमात्र यमुना ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलती है, लेकिन वो लेफ्ट साइड से नहीं मिलकर राइट साइड में मिलती है। बाकी हिमालय की सारी नदियां जो है वो लेफ्ट साइड से ही आके मिलती है, राइट साइड से केवल और केवल कौन सी मिलती है? तो यमुना मिलती है। गंगा में मिलने वाली पहली जो धारा है वो कौन सी है? तो वो रामगंगा है, जो कि कहाँ मिलता है? तो कन्नौज के पास मिलता है, यूपी जो है वहां पे मिलता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि दाएं तट पे आके मिलती है। तो राइट तट पे मिलने वाली प्रमुख नदियों में बात करें तो यमुना हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, पुनपुन हो गया, दामोदर नदी हो गया, हुगली नदी ये वाला हो गया, जो इसका सेपरेट होता है। ये वाला जो है वो भागीरथी कहलाती है। आगे चल के इसमें यमुना में जो है वो ये जो गंगा नदी है, इसमें आगे चल के आके मिलती है यहाँ से मेघना नदी। मेघना के बाद जो है वो नदी मिलती है यहाँ पे जमुना नदी। जमुना जो है वो गंगा को ही बोला जाता है वहां पे। फिर जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। फिर ऐसे करके पूरी नदियों के बारे में एक जाल बना हुआ होता है गंगा नदी के सिस्टम का। तो हमने जो जरूरी था वो डिस्कस कर लिया। बाकी सबसे बड़ा जो सिटी है वो गंगा नदी पे कौन सी है, और बिहार की सबसे बड़ी सिटी गंगा नदी पे कौन सी है, ये दोनों मुझे आप कमेंट में बता दो। दोनों सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। मैं बता देता हूं कि बिहार में गंगा नदी जो है वो 12 स्टेट से, 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से होके गुजरती है। चौसा के पास जो है वो बक्सर में गंगा नदी मिलती है, और 12 जो जिले हैं उनसे होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे ज्यादा जो बहती है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास पटना में बहती है। मुझे बताओ कि सबसे बड़ी जो गंगा नदी है वो किस जिले में बहती है? सबसे ज्यादा जो है वो कौन से जिले में बहती है? तो ये अच्छा एक सवाल बनता है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो हमसे पूछा रहा है कि रामगंगा होगी, गोमती होगी, घाघरा भी होगी, लेकिन सोन नहीं होगा। तो चौथा तो नहीं होगा। यहाँ से चौथा खत्म करो, यहाँ से चौथा खत्म करो, और जो सवाल हमारा यहाँ से आंसर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 135, 135 हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में जो रीट ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है। किसमें? तो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रीट ज्यूरिडिक्शन होता है वो 32 आर्टिकल है, उसमें बताया गया है इस बारे में। और जो हाई कोर्ट होता है वहां पे 226 जो आर्टिकल है उसके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रीट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट का जब हनन होता है तभी फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट के लिए ही वो लागू करता है, आर्टिकल नंबर 42 से, 32 से। वहीं जो हाई कोर्ट्स होती है ना, हाई कोर्ट के रीट का जो क्षेत्राधिकार होता है ना, हाई कोर्ट का जो रीट ज्यूरिडिक्शन होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो ऑर्डिनरी लीगल राइट भी होता है। उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट जो होता है, उसका क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, क्योंकि वो सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी जारी किया जा सकता है। तो ये ज्यादा होता है, तो ये भी सही है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर 226 में है रीट। लेकिन दोनों 5 ही रीट जारी करते हैं, ये भी 5 वो भी 5। रीट जारी करने का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का एक हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने डिस्कस भी किया है पॉलिटिकल लेक्चर में कि क्या रीट जारी करना जो है पावर सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है? तो नहीं, वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है कि किसी स्टेट और स्टेट में लड़ाई हो जाए, केंद्र सरकार और स्टेट में लड़ाई हो जाए, कोई दो स्टेट और केंद्र सरकार में लड़ाई हो जाए, तब जाके वो जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आएगा। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो ओनली 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो बात आती है वो आर्टिकल नंबर 131 में आती है। तो
ये जो मूल क्षेत्राधिकार होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, वो आर्टिकल नंबर 131 में आता है। और मूल क्षेत्राधिकार केवल और केवल केंद्र राज्य या फिर राज्य का जो आपसी विवाद होता है उन सब के लेकर चलता है। तो ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उनके बारे में थोड़ा सा जो टफ सवाल आप कह सकते हो। तो सवाल है कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। तो गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो पहला तो सही है। ठीक है। दूसरा है कि 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, तो ये एड्स डे है वो भी सही है। 1 दिसंबर को एड्स डे है, वो वर्ल्ड एड्स डे है, वो मनाया जाता है। उसके बाद 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है, मानवाधिकार दिवस। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट। जो मानवाधिकार दिवस है वो 1948 में 10 दिसंबर को ही यूडीएचआर है वो स्टैब्लिश हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो इस कारण से इसको मनाया जाता है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज मनाई जाती है। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस है वो मनाई जाती है, दिव्यांगता भी कह सकते हो। 4 दिसंबर को भारतीय जो है वो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। ठीक है। एड्स हो गया। मुझे आप कैंसर का बता दो, कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है? एसआई में ये पूछा गया था एक बार और कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में दल बदल जो एंटी डिफेक्शन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन है उस पर आपको विचार करना है। तो एंटी डिफेक्शन के बारे में कह रहा है कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद 1985 में जो है वो पेश किया गया था एंटी डिफेक्शन वाला, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, समस्याएं हो रही थी आया राम और गया राम वाला। ठीक है, आया राम और गया राम वाला, मतलब सरकार में चुनाव कहीं से जीत रहे हैं, कोई लालच दे रहा तो उसके यहाँ से जो है वो मंत्री बन जा रहे हैं। तो वैसे में वही उसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो लाया गया राजीव गांधी की सरकार में। 52 में 1985 में 10वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई, 10th शेड्यूल है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इससे कहा गया कि दल बदल जो है वो उस पर रोक लगाया जाए। ठीक है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय जो है वो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह निर्णय जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता, यह निर्णय जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा यह निर्णय जो है वो लिया जाता है, राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह कानून जो है वो संसद, राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होती है, तो यस, ये तो सही है। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब पर लागू होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति जो है वो केवल किन चीजों पर निर्णय ले सकता है? तो राष्ट्रपति केवल लाभ का पद हो या फिर चुनाव आयोग की राय हो, उन सब में अयोग्यता तय करता है। किसमें? तो राष्ट्रपति अयोग्यता तय करता है लाभ का पद में। लाभ का पद, की आपका लाभ का पद क्या है, आप लाभ के पद पे हो या फिर नहीं हो। उसके बाद जो है वो चुनाव आयोग से कोई यदि राय होती है चुनाव आयोग पर तो उस वो निर्णय लेता है। अदरवाइज उसको जो दल बदल के आधार पर चीजें होती हैं उसमें कोई नहीं होता है। ठीक है। तो दल बदल आपको ये ध्यान रखना होगा। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उसमें आधार क्या क्या हो सकता है अयोग्यता को लेकर? तो यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो दल विरोधी कानून के तहत जो है वो अयोग्यता का आधार बन जाएगा वो। यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के जो निर्देश होते हैं उसके विरोध मतदान करता है या फिर वोटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो भी उस आधार पे भी वो खत्म हो सकता है। तीसरा होता है कि यदि कोई स्वतंत्र सदस्य, इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है वो शिकार बन जाएगा। उसके बाद जो चौथा होता है कि यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ही आएगा। कब अयोग्य वो नहीं होगा? तो यदि किसी पार्टी का कम से कम 2/3 मेंबर जो है वो 2/3 मेंबर जो है वो दूसरे दल में ही चला जाए तो कहा जाएगा कि पार्टी में ही टूट आ गई है, दल में ही विलय हो गया है, तो ऐसे में वो अयोग्य नहीं होगा। और यदि कोई सदस्य स्पीकर या फिर अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ देता है तो पद छोड़ने के बाद जो है वो वापस आ जाता है तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।
निर्णय कौन लेता है? तो स्पीकर लेता है, और लोग वहां कौन लेगा? तो वहां राज्यसभा में चेयरमैन लेगा। यह कानून जो है वो अक्सर असहमति और दल बदल के बीच फर्क नहीं कर पाता है, जिससे विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। स्पीकर का निर्णय जो है वो अक्सर राजनीतिक दबाव में हो सकता है, हालांकि यह निर्णय को जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। पहली बार जो जो आयाराम और गयाराम का कंसेप्ट जो आया था वो 1967 में चुनाव के बाद कई सरकारें गिरी थी। बाद में आयाराम गयाराम की राजनीति को खत्म करने के लिए ये जो नियम है वो लाया गया। इस कानून ने सरकार को ये ताकत दिया, सरकार ने यह स्थापित किया कि 2/3 विलय के प्रावधान जो है उसका जो है वो दुरुपयोग ना किया जा सके। तो इसको लेकर ये जो है वो नियम लाया गया था। तो आई होप आपको ये सब क्लियर एंटी डिफेक्शन जो है वो हुआ होगा। 10वीं अनुसूची में ये बात जो है वो की जाती है। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा ना कि पहले जो था ना, ये जो 52वां संविधान संशोधन जो था, वहां पे ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि यहाँ पे केवल और केवल 1/3 की बात की गई थी, कि 1/3 मेंबर्स जो है ना उसकी बात की गई थी, कि 1/3 चल जाते हैं तो वो पॉलिटिकल मर्जर कहलाएगा। लेकिन इसको 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कैबिनेट को कंसाइज करने के लिए 2003 में, उसमें इसको 2/3 कर दिया गया। ठीक है, उसको यहाँ पे 2/3 कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आंसर कौन आएगा? तो 1 और 3 होगा। तो 1 3 किस में है? तो बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित साहित्यिक कार्यों और लेखकों पर चर्चा करनी है। तो दुर्गेश नंदिनी जो किताब है वो किसकी लिखी गई है? तो दुर्गेश नंदिनी जो किताब है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा है। तो 1865 में प्रकाशित दुर्गेश नंदिनी जो है वो उनका पहला बांग्ला उपन्यास है। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। अभी 150वां वर्ष वंदे मातरम का इस वर्ष मनाया जा रहा है। वंदे मातरम का जो इसमें टोटल 6 जो है वो सोनेट सोनेट है। हाँ, 6 जो है वो पंक्तियां हैं, जिनमें से केवल और केवल 2 पंक्तियां हमने अडॉप्ट किया है राष्ट्रीय गीत के रूप में। ठीक है, 1937 का जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद ये कांग्रेस ने इस 2 ही पंक्तियों को अडॉप्ट किया था। तो यही सब सवाल यहाँ से आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, तो ये भी सही है। ठीक है, 1913 में साहित्य में नोबेल भी इनको इसी के लिए मिला था। मॉर्निंग स्टार करके प्रकाशित किया था उन्होंने जनगण मन को। ठीक है, उसे उसके बाद बंदोपाध्याय की बात करें, उन्होंने पथेर पंचाली लिखा है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ये पथेर पंचाली जो है वो ग्रामीण बांग्ला पर आधारित एक महान उपन्यास है, जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई है। तो तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पारित निम्नलिखित अधिनियमों पर चर्चा करिए। तो पहला है कि भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1999, जिसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। यहाँ पे कॉमनल इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो लाया गया था। तो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। तो ये तो सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, यहाँ पे प्रांतों में जो प्रोविंस थे वहां पे डायरकी, और देश जो था वहां पे प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रांतों में दायरकी आई थी और द्विशासन व्यवस्था है उसकी स्टार्ट हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, यहाँ पे एक संघीय न्यायालय की स्थापना और अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। तो ये भी सही है। यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था 1935 में। फेडरल कोर्ट जो है वो बनाया गया था और आरबीआई जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ये सब इसी में किया गया था। तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है वो चाल्कोलिथिक एज है, जिसको ताम्रपाषाण युग कहते हैं, उसको परिभाषित करता है। तो ताम्रपाषाण युग के बारे में है। तो पहला सवाल है कि औजार बनाने के लिए पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग जो है वो किया जाता था। चाल्को मतलब तांबा होता है, और लिथिक मतलब जो होता है वो पत्थर होता है। चाल्को है तांबा, और लिथिक जो है इसका मतलब स्टोन होता है। तो दोनों को यूज करते थे, इस कारण से इसको चाल्कोलिथिक यूज कहते हैं। और मानव ने सबसे पहले किसी धातु का यूज किया था तो वो तांबा ही था। ठीक है, उसके बाद जो पोर्ट्रे की बात करें, बर्तनों की बात करें,
तो ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता था, काले और लाल मृदभांड मिलते थे, चित्रित बर्तन मिलते थे, इनकी उपस्थिति मिलती है। तो इस काल में काले और लाल जो है मृदभांड मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा प्रचलित थे, तो ये भी जो है वो सही है। एक और दो दोनों सही है। उसके बाद तीसरा जो बात आता है कि भारत के कई हिस्सों में यह काल जो है वो कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता के बाद आया था। तो तकनीकी रूप से हड़प्पा जो है वो कांस्य युग हुआ था, ताम्रपाषाण से ही विकसित हुई। लेकिन भारत के जो ग्रामीण हिस्से थे, जैसे आहार संस्कृति जो कि राजस्थान में थी, जैसे मालवा संस्कृति जो कि नर्मदा घाटी में थी, वहां पे ताम्रपाषाण बस्तियां जो थी ना वो हड़प्पा के बाद भी जारी रही थी। तो ये भी कथन जो है वो सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य जो होता है, जो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसके संबंध में बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अनुच्छेद 74 जो है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम के कर्तव्य को संबंधित करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 74 नहीं, ये अनुच्छेद 78 है। ठीक है, 78 है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला तो गलती हो गया। तो ये यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया। तो अब आपका ऑप्शन नंबर बी तो ऑलरेडी आंसर बन गया है, केवल दो और तीन ही आंसर होगा। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना पीएम का कर्तव्य है। तो ये तो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पीएम से मंत्रिपरिषद के विचार के लिए किसी भी ऐसे मामले को प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर मंत्री परिषद विचार नहीं किया गया हो। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमने काफी डिटेल से इसको अपना जो लेक्चर पॉलिटी वाला है वहां पे बताया है कि किस किस प्रकार के जो डिसीजन है वो दिया जाता है। तो तीन प्रकार के जो जानकारी है वो दिया जाता है, जो राष्ट्रपति मांग ले। ठीक है, और जो ऐसे निर्णय, दूसरा यह है कि राष्ट्रपति पीएम से मंत्रिपरिषद के विचार के लिए किसी ऐसे मामले को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कह सकता है जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है, लेकिन पूरा मंत्रिपरिषद अभी उस पर विचार नहीं किया है। तो ये भी जो है वो है। ठीक है, बाकी 74 जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। जानकारी देने वाली जो बात होती है वो 78 में आती है। तो एड और एडवाइस जो है वो ठीक है, एड और एडवाइस के लिए 74 होता है, जानकारी देना है वो 78 होगा। 75 जो है वो पीएम के अपॉइंटमेंट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोलता है, आर्टिकल नंबर 75। पीएम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कलेक्टिव क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करता है सुंग वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो सुंग वंश के संबंध में पीयूषमित्र सुंग है, उसके संबंध में बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना पीयूषमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य राजा जो बृहदत्त है उसकी हत्या करने के बाद की थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या के बाद जो उसका सेनापति पीयूषमित्र सुंग था, उसने 185 में 185 ईस्वी में 185 ईसा पूर्व जो था, एडी बीसी में शुंग वंश की नींव धरी थी। और यह जो है वो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय था। गैर क्षत्रिय था मतलब कि ब्राह्मण था, ब्राह्मण वंश का ये था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, और उन्होंने सांची स्तूप का जो है वो फॉर्मेशन किया था, निर्माण जो है वो किया था। शुंग जो शासक था वो ब्राह्मण था। ठीक है, वो ब्राह्मण था। शुंग जो शासक था वो ब्राह्मण था। यद्यपि यद्यपि उन्होंने सांची और बरहुत स्तूपों का रिनोवेशन और जो उसका विस्तार है, जैसे पत्थर के रोलिंग लगवाना, ये सब तो किया है, लेकिन सांची स्तूप का फॉर्मेशन जो है वो आपको पता है कि सम्राट अशोक ने किया है। अशोक ने इसको किया है। तो शुंग वंश को बौद्धों का संरक्षक नहीं बल्कि उसका पुनरुद्धारक करने वाला कह सकते हो। तो ब्राह्मणिकल रेबलिस्ट माना जाता है इसको। तो ब्राह्मण था, तो ये तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, पहला सही है। तीसरे की बात करते हैं। वैश्याकरण जो है वो पतंजलि जो है वो पीयूष मित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि जो थे, जो कि एक ग्रामेरियन थे, वो पीयूष मित्र शुंग के ही समकालीन थे, ये बोला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण लिखने वाले जो पतंजलि हैं, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, वो पीयूष मित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे।
और उन्होंने पीयूष मित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पीयूष मित्र शुंग है, उसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी, लेकिन बाद में उसने विदिशा को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव कण्व ने की थी और कण्व ने कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप देखते हो ना, वो इसी काल में शुंग का जो वंश का जो काल है उसी में जो है वो किया गया था। और भरहुत स्तूप का जो प्रसिद्ध रिंग है, जो घेरा है ना, वो शुंग काल की ही देन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि देश के नाम के करके है, तो लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे बोलते हैं? प्रातः काल शांति की भूमि किसको कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो है, उसको कहा जाता है प्रातः काल की शांति की भूमि, क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो शांत सुबह का अनुभव करवाती है। उसके बाद लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोलते हैं? तो वो तो जापान को बोलते हैं। उगते हुए सूरज का देश, सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मतलब नॉर्वे को, यहाँ पे 12 बजे रात में भी सन निकला हुआ रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जो आर्कटिक सर्किल है उसके उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ गर्मियों में भी सूर्य कभी पूरी तरीके से अस्त नहीं होता है, तो इस कारण से आधी रात का सूर्य का देश इसको कहा जाता है। सफेद हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड को बोला जाता है। घोड़ों का जो देश है वो मंगोलिया को बोला जाता है। तो यहाँ तो सब सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। फिनलैंड जो होता है वो हजार झीलों की भूमि होता है। भूटान जो होता है वो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स होता है। लाओस जो होता है वो लैंड ऑफ मिलियंस एलिफेंट्स होता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस या फिर प्यासी भूमि का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो हमने फ्यार्ड जो है वो भी नॉर्वे में ही मिलता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नजमुद्दीन औलिया के संबंध में क्या क्या आपको बता सकते हो, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वह चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। तो ये तो सही है। वे बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया जो है वो किसके फरीद जो है, बाबा फरीद, बाबा फरीद का डिसाइपल था, शीश था ये। और दिल्ली के सबसे प्रभावशाली चिश्ती संत जो है वो बने थे, और उन्होंने महबूब ए इलाही भी इनको कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। तो ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा है कि उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के जवाब में प्रसिद्ध रूप से हनूज दिल्ली दूर अस्त जो लिखा था कि दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट बोला था। तो ये भी सही है। गयासुद्दीन तुगलक से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने बंगाल अभियान से लौटते हुए उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। तो औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्ते, मतलब अभी जो है वो दिल्ली दूर है, और संयोगवश दिल्ली पहुंचने से पहले ही इस सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो कह रहा है कि उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उसके घर के 2 दरवाजे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। औलिया जो है वो सांसारिक शासकों से जो है वो दूरी बनाए रखना चाहता था। वह अलाउद्दीन खिलजी से उसके मिलने की इच्छा जताई, तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान इस दरवाजे से आएगा तो मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो डी आंसर हो जाएगा। प्रमुख शिष्यों की बात करें तो अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी इसके ही शिष्य है। इसका दरगाह जो है वो दिल्ली का जो ग्यासपुर है वहां पे बना हुआ है। इसने 7 सुल्तानों को शासनकाल है उसको देखा था, लेकिन किसी के भी दरबार में ये नहीं रहा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यावरणीय दिवसों को आपको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं क्या है। तो पहला है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है। तो ये तो सही है। दूसरा है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। तो ये भी सही है। ये भी सही है। उसके बाद जो है वो जैव विविधता दिवस जो मनाई जाती है वो 22 मई को मनाई जाती है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी जो है वो सही है। उसके बाद 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। 21 मार्च को मैं बात करूं, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो 22 तारीख में सबसे पहले मार्च में जल आता है, अप्रैल में पृथ्वी आती है, अब जाके वायु विविधता आती है। तो ये तीनों 22 को ही है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो जल आएगा ना, पानी आएगा। पानी आ गया।
पानी आने के बाद क्या आ गया? पानी आ गया तो पृथ्वी पर आ गया, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर जाके वो जैव विविधता को क्रिएट करेगा ही। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जेपी के बारे में पूछा है, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा है, जिनको लोक नायक भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भूमिगत होकर कार्य इन्होंने किया था। तो ये तो सही है कि भूमिगत होकर उन्होंने काम किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में इन्होंने गठित किया था, तो ये भी सही है। हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन वो भागे थे और उन्होंने आजाद दस्ता को बनाकर भूमिगत रूप से होकर छापामारी युद्ध का नेतृत्व करते थे। तो ये तो स्टेटमेंट वन सही है। दूसरा, 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसको भी एस्टेब्लिश किया था। तीसरा जो एसआई में पूछा भी गया है, उन्होंने संपूर्ण क्रांति को चलाया था, टोटल रिवॉल्यूशन को 1970 के दशक में चलाया था। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति है उसको आह्वान किया था, और जिससे उन्हें 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इनको लोक नायक कहा जाता है। मरणोपरांत इनको 1999 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न, और 1965 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। विनोबा भावे के बाद जो सर्वोदय आंदोलन की सक्रिय रूप से आगे इन्होंने ही बढ़ाया था। जो सर्वोदय है, तो विनोबा भावे के बाद जो सर्वोदय आंदोलन है उसको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया था, तो वो इन्होंने ही बढ़ाया था, जयप्रकाश नारायण ने ही। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल जो कलकत्ता है वहां से स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। डिवीजन जो है वो कब हो गया था? तो 16 अक्टूबर को डिवीजन जो है वो हो गया था। डेट्स भी पूछी जाती है 1905 को, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जीके गोखले थे, जीके गोखले के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन 1905 में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कारणी आंदोलन का समर्थन जो है वो किया था। 1905 में इस आंदोलन में गोखले ने स्वदेशी का समर्थन किया था, तो ये भी जो है वो सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो वहां पे दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में पहली बार जो कांग्रेस है उसने स्वराज का लक्ष्य रखा था। स्वराज शब्द को पहली बार यूज किया गया था। वैसे तो स्वराज शब्द का यूज दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन कांग्रेस की मंच से पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अमार सोनार बांग्ला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान लिखा था, और अब ये बांग्लादेश का राष्ट्र गान भी है। रक्षाबंधन दिवस जो है वो विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को ही बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, और लोगों को जो है वो एक दूसरे को राखी बांधने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बौद्ध संगीतियों के बारे में है कि प्रथम संगीति जो है वो आजाद शत्रु के संरक्षण में राजगृह में आयोजित की गई थी। जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष 483 में ही, 483 एडी में ही अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का समय था, उसके समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप जो इसके अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा कथन बोल रहा है कि तृतीय संगति जो थी वो अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। तो तृतीय जो संगति थी वो 250 एडी में, 250 बीसी में पाटलिपुत्रा का शासक अशोक जो मौर्य वंश का शासक था उसके में हो गया था, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा की गई थी। उसके बाद चौथी जो संगति थी वो कनिष्क के काल में हुआ था, कश्मीर में आयोजित किया गया था, और यह बौद्ध धर्म यहीं पे हीन और महायान में विभाजित हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। 72 ईस्वी में कुंडनवल जो कश्मीर का है वहां पे कनिष्क जो कि कुषाण वंश का है उसने बौद्ध धर्म को हीन और महायान में यहीं पे बटा था, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो वसु मित्र ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में किया गया था, तालाशोक के शासन में किया गया था। कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का शासक था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। विधम पीटक जो है वो तृतीय जो संगति है उसी में संकलित किया गया था, और पहली संगति में जो है वो जो है वो, और जो 3 पीटक होता है ना, सूत पीटक, विनय पीटक और सूत पीटक पहली संगति में, और तीसरी संगति में जो है वो हुआ था कौन? अभिधम पीटक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम पर आप विचार करिए। तो पहला हमसे पूछा रहा है कि माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो है वो कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना जो है
वो विभाजन की योजना पेश की थी जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ये जो है वो कब आया था? तो 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है वो आया था। उसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी जो समिति थी, कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था, उसने पार्टीशन रेजोल्यूशन को पास किया बाई कांग्रेस की समिति। तो वो हुआ था 14 से 15 जून, 14 से 15 जून 1947। ठीक है, 3 जून को प्लान ये आया। उसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा विभाजन जो है वो पारित कर दिया गया। तो ये भी सही। ये जो ये सबसे पहले आएगा, एक जो है वो सबसे पहले आएगा, देन आएगा दो, और तब तो तीन आएगा ही। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिनको जून प्लान भी कहा जाता है। तो 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य के हस्ताक्षर के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो आधिकारिक तौर पर लागू हो गया था। रेड क्लिफ जो है वो विभाजन के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सिरिल रेड क्लिफ थे, और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था, और भारतीय पहला वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 2 3। सवाल है कि महायान बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है उसमें बोल रहा है कि यह बुद्ध की दिव्यता और मूर्तियों की पूजा में विश्वास करता था। वो बिलीव करता था कि बुद्ध जो है वो ना, वो डिवाइन है, उनकी डिविनिटी पे बात करता था और उनकी पूजा करता था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। महायान जो है वो उनको मानता था भगवान के रूप में। तो हीनयान के विपरीत जो महायान है बुद्ध को एक देवता मानता था और उनकी पूजा जो है वो करता था। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह बोधिसत्व की जो अवधारणा है उसमें विश्वास करता है। तो यह वे प्रबुद्ध जीव हैं जो स्वयं निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानवता की मदद के लिए उसे टाल देते हैं। मतलब आप खुद निर्वाण प्राप्त करके, खुद जो है वो ज्ञान प्राप्त करके इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो कि आप दूसरों को मुक्त करने में हेल्प करते हो। तो करुणा की अवधारणा, आपको जो दया की अवधारणा है वो यहां से आती है। तो ये बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं, यही करुणा की अवधारणा होती है, बोधिसत्व की अवधारणा होती है। तीसरा है कि इसे कनिष्क के शासनकाल के दौरान राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ये भी समझ जो है वो सही है। कनिष्क जो है वो महायान शाखा का ही महासंरक्षक था, और इसी के समय जो है वो शाखा मध्य एशिया और चीन तक भी फैली थी। महायान जो ग्रंथें होती हैं वो संस्कृत में लिखी जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज का इन्होंने यूज किया है। और वहीं हीनयान की बात करें तो वो मूल्य जो है वो पाली भाषा उसको यूज करते थे। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम सब जगह महायान ही दिखता है आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के गठन के संबंध में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा प्रदान किया गया ढांचे के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसी मिशन में संविधान सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव का जो है वो खाका तैयार किया गया था। तो ये तो सही है। ठीक है, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही हो जाएगा। दूसरा जो है वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई पहली संविधान सभा का बैठक, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यस, ये भी सही है। 3 दिन बैठक हुई थी। पहला जो 9 को हुआ था उस दिन वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन फिर 11 दिसंबर को जो है वो उनको चेंज कर दिया गया और जो है वो निर्वाचित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तीसरा स्टेटमेंट है कि जब पहली बैठक हुई थी तो लॉर्ड वेवेल जो है वो गवर्नर जनरल था। तो बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, और 1946 में लॉर्ड वेवेल ही गवर्नर था। तो ये ध्यान आपको रखना है। माउंटबेटन तो मार्च 1947 में आया था भारत। तो ये स्टेटमेंट तीनों आपको सही हो जाएगा। तो डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। संविधान बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN रॉय थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड लिटन का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो वर्नाकुलर ट्रस्ट एक्ट है जो कि 1878 में पारित किया गया था, वो इसी के टाइम में पारित किया गया था। तो लिट ने जो वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेज होती हैं, तो भारत में जब जब क्रांतिकारी गतिविधियां लोकल लैंग्वेजेस के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, समाचार पत्र होते थे वो आलोचना बहुत ज्यादा करते थे।
तो भारत की जो भी लोकल लैंग्वेज होती थी, उनको वर्नाकुलर लेकर भारतीय जो भाषाई समाचार पत्र पर अंकुश लगाना था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित किया गया था, जिसे मुंह बंद करने वाला कानून या फिर गैगिंग एक्ट भी कहा गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम आयु 21 वर्ष थी, उससे घटाकर उसको 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत की प्रशासनिक जो सेवाओं को प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनको दूर रखने के लिए, भारतीय जो लोग हैं ना, भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं से दूर रखने के लिए जो लिट्टन है उसने आईसीएस परीक्षा की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था, पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था, उसका आयोजन उसने किया था। 1877 का जो जब भारत में कई हिस्सों में भीषण अकाल पड़ रहा था, उस समय लिट्टन ने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए भव्य जो दिल्ली दरबार है उसको आयोजन जो है वो किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन को भारत का सबसे प्रतिक्रियावादी वायसराय में से एक गिना जाता है, और तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो राष्ट्रवाद को यदि कहें कि ईंधन देने का काम किया, फ्यूल देने का काम किया, आग में घी का काम किया, तो वो इसी ने किया था। इसने आर्म्स एक्ट भी लाया था 1878 में, लिट्टन ने ही आर्म्स एक्ट लाया था, जिसके तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। रिपन जो है उस वो लिटन के बाद आया था और उसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। इसी कारण से उसको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जो द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध, उसको लिटन जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण हुआ था। लिटन की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसी के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मंगल पांडे के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताइए। तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में स्थित चौथीवीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसके सिपाही थे। तो चौथीवीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसके ही सिपाही थे, बंगाल प्रेसिडेंसी की, जो कि बैरकपुर छावनी में तैनात थी। तो ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने 19 मार्च 1857 को अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उनकी हत्या की। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और विरोध में ही लेफ्टिनेंट बाग और मेजर जो ह्यूशन है उस पर हमला किया था। और तो ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उन्हें 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों द्वारा फांसी जो है वो दे दी गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्हें सैन्य अदालत के द्वारा मुकदमा चलाने के बाद 8 अप्रैल 1957 को बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई थी। तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में गाय के और सुअर का जो चर्बी होने की अफवाह फैली थी, उसके लिए था। विरोध का वैचारिक जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी उसे इन्हें जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में जो हाई कोर्ट्स होती हैं उसके संबंध में आपको बताना है। हाँ, भारत में 25 जो है वो हाई कोर्ट्स हैं अभी। तो इसके बारे में ही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है वो हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो प्रथम कथन जो है वो सही है। 214 में के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट जो है वो होना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि संसद जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है, जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध जो होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसको आर्टिकल नंबर 217 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 217 में बताया गया है। काफी डिटेल से हमने इन सब के बारे में चर्चा की है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 217 में बताया गया कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो कोलेजियम के सहायता से होगी। और कोलेजियम बताया है मैंने कि कोलेजियम क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है। कोलेजियम में आप मुझे बताओ कि कितने मेंबर्स होते हैं, कितना डिटेल से मैंने इस बारे में बताया था। और कथन नंबर जो है वो किस आर्टिकल में कहा गया कि एक ही हाई कोर्ट का हो सकता है? तो वो 231 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है। तो ये ध्यान आपको रखना है। पूछा रहा है कि गलत कथन कौन सा है? तो ओनली 3 बी ऑप्शन होगा हमारा। तो न्यायाधीशों को, लेकिन जैसे राज्यपाल नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन शपथ जो है वो कौन दिलवाता है? तो वो राज्यपाल ही दिलवाता है।
तो ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में खुला था। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में बहावी आंदोलन के संदर्भ में कथन है। यह जो है वो रायबरेली जो था, यह रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा एक जो इस्लामिक पुनरुत्थान को लेकर इस्लामिक जो है वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। तो ये सवाल जो है वो है स्टेटमेंट, तो ये सही है। भारत ने इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था और यह अरब के अब्दुल्ला बहाव के विचारों से प्रेरित है। अब्दुल्ला बहाव, इसका जो केंद्र था वो पटना था, बिहार का पटना था, तो ये सही है। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण और संगठित केंद्र बिहार का पटना ही था। प्रारंभ में ये जो है वो यह पंजाब में सिखों के खिलाफ और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ निर्देशित हो गया था, तो ये भी सही है। स्टार्टिंग में पंजाब के जो सिख थे उनके खिलाफ जिहाद जो है वो दिया गया था, लेकिन बाद में 1849 में जब पंजाब को एनेक्सेस कर लिया गया था, पंजाब को 1849 में ब्रिटिश अपने में मिला लिया था, तो उसके बाद पूरे ब्रिटिश का ही विरोध ये जो है वो हो गया था, तो डी यहाँ से सही हो जाएगा। इस्लाम को उसकी शुद्धता हजरत मोहम्मद के समय जैसी शुद्धता थी उसको वापस लाना, दार उल इस्लाम बनाना उसका काम था इस आंदोलन का। 1860 के दशक में अंग्रेजों ने कठोरता से इस आंदोलन को दबाया था। नेक्स्ट सवाल राष्ट्रमंडल के बारे में है। राष्ट्रमंडल के भारत में भारत के सदस्यता के संदर्भ में है, तो भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता जो है वो जारी रखने का निर्णय जो है वो लिया था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता हो गई। दूसरा जो है वो स्टेटमेंट है कि भारत ने यूके की राजा और रानी को राष्ट्रमंडल के प्रतीकात्मक प्रमुख प्रमुख के रूप में स्वीकार किया था, तो ये भी सही है। भारत ने ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में स्वीकार किया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह सदस्यता का एक गणराज्य के रूप में भारत की संप्रभुत्व स्थिति को प्रभावित करता है, तो भारत की जो सोवर्निटी है उसको कभी भी ये प्रभावित नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो वन और टू, वन और टू, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर का सवाल है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया है, उसके बारे में बताना है। ये किताब 1901 में प्रकाशित हुई थी। ड्रेनेज जो है उस पर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है, उस पर बात करती है। तो धन का निष्कासन सिद्धांत को सामने रखा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसने भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सांख्यिकी अनुमान जो है वो लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगाया था और उनका अनुमान था 20 रुपए, कि एक व्यक्ति जो है वो 20 रुपए जो है वो कमाता है, तो ये स्टेटमेंट भी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की वकालत जो है वो की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्होंने पूर्ण स्वराज कभी नहीं चाहा है। ठीक है। इनकी जो इस पुस्तक का जो काल रहा है वो 1860 से लेकर 1901 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश न्याय के भीतर ही, हमेशा देखिएगा अन ब्रिटिश की बात उनमें आएगी। अन ब्रिटिश जब होगा तो पूर्ण स्वराज कैसे? उनका हमेशा कहना होता था कि जैसा और ब्रिटिश उपनिवेशों में व्यवहार किया जाता है, जैसे ब्रिटिशों के साथ ब्रिटिश भी व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से हमारे साथ भी उनका व्यवहार होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कि अन ब्रिटिश जो हो रहा है ना, उनको ब्रिटिश करना है। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा बहुत बाद में 1929 में दिया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा जो है वो इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है, तो वन और टू सही हो जाएगा। ठीक है, वन टू सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में जो जोनल काउंसिल होती है उसके बारे में बताना है। भारत में जोनल काउंसिल कितनी है, तो भारत में जोनल काउंसिल जो है वो 6 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल जो स्टेटमेंट्स है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है वो वैधानिक निकाय जो है वो बनाया गया था, तो ये तो सही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टेटुअरी बॉडी है जो कि 1956 के एक्ट के द्वारा आया था। दूसरा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद का सामान्य अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद वर्तमान में 6 परिषदें होती हैं, तो भारत में वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद है, तो ये भी सही हो जाएगा। 6 कैसे कैसे हैं, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, पहला नॉर्थ हो गया, पहला नॉर्थ हो गया, उसके बाद मिडिल हो गया, मध्य हो गया, मिडिल यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, उसके बाद दक्षिण हो गया। ठीक है। और 1971 एक्ट के द्वारा बनाई गई उत्तरी पूर्वी परिषद। ठीक है, उत्तरी पूर्वी परिषद, नॉर्थ ईस्ट जो परिषद है वो बनाया गया, तो टोटल 6 परिषदें जो है वो बनी गई है, उत्तर मध्य पूरब पश्चिम, उत्तर मध्य पूरब पश्चिम, और एक मिडिल वाला हो गया और एक नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, जो कि 1971 का एक्ट था उसके द्वारा बनाया गया था, 1971 का एक्ट के द्वारा। सवाल है संधियों को लेकर बताना है कि कौन सी संधि कब हुई थी। तो
वर्षों के साथ सुमेलित करना है। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो है वो 1775 में हुई थी। तो पहला तो ट्रिटी सही है। 1775 में ये संधि जो थी वो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच हुआ था। उसके बाद पुरंदर की संधि है जो कि मराठा और ब्रिटिश है। तो कलकत्ता काउंसिल और नाना फडणवीस के बीच पुरंदर की संधि 76 में हुई थी। तो कलकत्ता, ये बंबई वाला नहीं है, कलकत्ता वाले के साथ हुआ था। यहाँ नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस 1776 पुरंदर की संधि। उसके बाद देवगांव की संधि जो है वो 1803 में हुई थी। ट्रेटी ऑफ देवगांव जो है वो 1803 में हुई थी। ये भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। भोसले और अंग्रेज के बीच। उसके बाद पूना की संधि 1817 में हुई थी। ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो चारों स्टेटमेंट सही है। बहुत ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संबंध में बताना है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो फजल अली ने की थी। तो यह स्टेटमेंट सही है। इसके सदस्यों में जो एच एन कुंजरू और के एम पनिक्कर थे। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसने भाषाई आधार को नकारते हुए विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस आयोग ने प्रशासनिक आधार के बजाय भाषाई आधार पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि इसे एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया और यहीं पे जो है वो आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में भी एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 1 और 2 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्रोत जो है वो गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी देती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी जो देती है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम जो है वो गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। दूसरा जो है वो मुद्रा राक्षक जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ये जो है वो हालांकि मौर्य पर है परंतु गुप्त काल में लिखा गया और उसी काल की शैली बताता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी की बात करें, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखा दत्त है उसके द्वारा देवी चंद्रगुप्तम जो है वो लिखा गया है। तो यह जो है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण गुप्तकालीन स्रोत के रूप में जाना जाता है। बाणवट जो है वो हर्ष चरित्र के द्वारा के द्वारा लिखा गया है जो कि हर्षवर्धन का है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्धन काल 7वीं शताब्दी का स्रोत है जो कि गुप्त काल के बाद का है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पूरा वीडियो सेट नंबर 2 का, जहां पे हमने 30 क्वेश्चंस को काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।